Dear students, we are going to start off with the calcium channel blockers and we will discuss their role as antihypertensive drugs. So before we start the calcium channel blocking drugs, पहले हम ये देखते हैं कि vasodilation, how is it possible by decreasing the intracellular calcium. We have already studied in the previous lectures कि increasing the cyclic GMP or increasing the cyclic AMP or increasing the potassium efflux, all of these mechanisms can cause relaxation of the vascular smooth muscles. Now, coming back to the decreased intracellular calcium, calcium का normally काम क्या है? It causes activation of myosin light chain kinase, the enzyme that is responsible for the phosphorylation and hence activation of myosin light chains, जो कि उसके बाद actin के साथ combine करती हैं and they lead to contraction. So when we are decreasing the calcium influx, जब हम block करें calcium channels को, we are not letting calcium enter the smooth muscle cells, तो calmodulin dependent activation of myosin light chain kinase is inhibited, resulting in decrease in the myosin light chain activity and hence relaxation. ये typically calcium channel blocking drugs जो है वो इस mechanism के through act करती हैं. See, this is again the smooth muscle जो हमारे पास स्ट्रक्चर होता है स्मूथ मसल का सेल्यूलर, एंड वी कैन सी कि जो कैल्शियम है नॉर्मली क्या है कि कैल्शियम एंटर होती है एंड इट कंबाइंस विद कैलमोड्यूलिन एंड दिस कॉम्प्लेक्स इज देन रिस्पॉन्सिबल फॉर एक्टिवेशन ऑफ एन एंजाइम दैट इज कॉल्ड मायोसिन लाइट चेन काइनेज. मायोसिन लाइट चेन काइनेज जब एक्टिवेट होती है तो वो मायोसिन लाइट चेन्स की फर्दर फॉस्फोरिलेशन करती है और ये जो फॉस्फोरिलेटेड मायोसिन लाइट चेन्स हैं ओनली दे आर एबल टू कंबाइन विद एक्टिन एंड रिजल्ट इन कंट्रैक्शन. ये सारा कुछ इनहिबिट हम किस लेवल पे कर रहे हैं? एट द लेवल ऑफ द चैनल दैट इज अलाउइंग द कैल्शियम टू एंटर द सेल. तो हम यहाँ पे ब्लॉक लगा रहे हैं, इधर से आगे कोई भी प्रोसेस नहीं होगा बिकॉज वी आर नॉट लेटिंग कैल्शियम एंटर द सेल. सो कैल्शियम चैनल ब्लॉकर्स जो हैं उनको ब्रॉडली स्पीकिंग वी डिवाइड देम इनटू डाइहाइड्रोपायरिडीन्स, जिनमें निफेडिपिन, एम्लोडिपिन, निकार्डिपिन, फिलोडिपिन एंड निमोडिपिन आर द कॉमन ड्रग्स एंड नॉन डाइहाइड्रोपायरिडीन्स. ये एक स्ट्रक्चरल डिफरेंट है. डाइहाइड्रोपायरिडीन इज अ केमिकल स्ट्रक्चर विच इज प्रेजेंट इन द DHPs एंड इट इज एब्सेंट इन द नॉन DHPs. Verapamil and diltiazem are the drugs which are the non dihydropyridines. So अगेन अब एक और बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि जो कैल्शियम चैनल ब्लॉकिंग ड्रग्स है ये कौन से कैल्शियम चैनल्स को ब्लॉक करती हैं? बिकॉज विद आवर फिजियोलॉजी वी नो दैट द कैल्शियम चैनल आर प्रेजेंट इन सो मेनी टिश्यूज. सो वी हैव गॉट P टाइप कैल्शियम चैनल्स जो कि न्यूरोनल टिश्यू में होते हैं, देन वी हैव गॉट N टाइप, वो भी न्यूरोनल टिश्यू में होते हैं, देन वी हैव गॉट T टाइप चैनल्स जो कि हार्ट में होते हैं, AV नोड पे होते हैं, एंड देन वी हैव दी L टाइप जो कि कार्डियक में भी होते हैं और स्मूथ मसल्स में भी होते हैं. ठीक है. सो ये डिफरेंट टाइप ऑफ कैल्शियम चैनल्स हैं जिन ड्रग्स की हम जो बात करते हैं एज एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग्स, दे आर टिपिकली ब्लॉकिंग दी L टाइप ऑफ कैल्शियम चैनल्स. इमेजिन कि अगर हमारे पास कोई ऐसी ड्रग होती जो नॉन सेलेक्टिव होती और ये बाकी सारे चैनल्स को भी ब्लॉक कर रही होती तो इट वुड हैव कॉज्ड मेनी साइड इफेक्ट्स, स्पेशली द न्यूरोनल साइड इफेक्ट्स. सिमिलरली आप देखेंगे देर आर सर्टन ड्रग्स विच ब्लॉक कैल्शियम चैनल्स इन द ब्रेन ऑल्सो. जैसे हम लेटर ऑन विल वी कवर CNS, तो हम देखेंगे कि एपिलेप्सी में कुछ ड्रग्स यूज़ होती हैं जो कैल्शियम चैनल्स को ब्लॉक करती हैं, बट दे आर नॉट दीज वंस. ये ड्रग्स टिपिकली हाइपरटेंशन, कार्डिक डिजीजेज में यूज़ होने वाली ड्रग्स हैं बिकॉज दे आर टिपिकली कॉजिंग ब्लॉकेड ऑफ L टाइप ऑफ कैल्शियम चैनल विच इज़ प्रेजेंट ओनली इन द कार्डिक मसल एंड इन द स्मूथ मसल्स. सो मैकेनिज्म हमने देख लिया कि बाय इनहिबिटिंग द कैल्शियम इनफ्लक्स थ्रू द L टाइप वोल्टेज गेटेड कैल्शियम चैनल्स, कैल्शियम का इनफ्लक्स कम हो जाएगा, कैलमोड्यूलिन डिपेंडेंट एक्टिवेशन नहीं होगी मायोसिन लाइट चेन काइनेज की, जिसकी वजह से मायोसिन लाइट चेन्स की एक्टिविटी डिक्रीज़ कर जाएगी और कॉन्ट्रैक्शन डिक्रीज़ करेगी एंड रिलैक्सेशन हो जाएगी. इम्पॉर्टेंट बात यह है कि जो ड्रग्स डाइहाइड्रोपायरिडीन्स हैं जिसमें हम कहते हैं निफेडिपिन, एम्लोडिपिन, ये सिलेक्टिवली वैस्कुलर चैनल्स को ब्लॉक करते हैं. इनके वैस्कुलर इफेक्ट्स ज़्यादा होते हैं और इनका हार्ट के ऊपर इफेक्ट जो है वो नहीं होता. ठीक है.
जो नॉन डाइहाइड्रोपायरिडीन्स हैं वो सिलेक्टिवली जो है वो आपके ब्लॉक करते हैं, जो हार्ट के हैं, एवी नोड के हैं, उनको ज़्यादा ब्लॉक करते हैं, ठीक है। दे हैव इफेक्ट ऑन द वैस्कुलेचर एज वेल, पर उनका मोर सिलेक्टिव इफेक्ट होता है कार्डियक टिश्यू के ऊपर। इसकी वजह से डिफरेंस क्या आता है, उसको हम आगे देखते हैं, ठीक है। Both of them, by acting on the vessels, are going to cause a decrease in the peripheral vascular resistance and a decrease in blood pressure, ठीक है। सो अब क्लिनिकली हम कहाँ पे यूज़ कर सकते हैं? हाइपरटेंशन में तो हमने देख लिया कि वेज़ोडाइलेटर्स हैं, कैल्शियम चैनल्स हैं, दे आर मिक्स्ड वेज़ोडाइलेटर्स, ओरली भी दिए जाते हैं, पैरेंटरली भी दिए जाते हैं। एक इम्पॉर्टेंट बात है कि अफ्रीकन अमेरिकन कम्युनिटी में calcium channel blockers have proven to be very effective. They are often given as first line drugs in the African American community because of so many genetic differences between different populations. तो Asian population में typically जो है वो ACE inhibitors better respond करते हैं because of all these ethnic and genetic differences. जो African Americans हैं उनमें ये देखा गया है trials में कि calcium channel blockers and diuretics, they respond better to these drugs as compared to the ACE inhibitors or the beta blockers. फिर angina में, which is the most initial form of ischemic heart disease, when we study angina तो हम उसमें देखेंगे calcium channel blockers का क्या role है. Then in the arrhythmias again, जब हम आगे जाके देखेंगे कि how the calcium is involved in the AV nodal rhythm and why calcium channel blockers can be used to treat the supraventricular tachyarrhythmias. Subarachnoid hemorrhage is a special indication for specific जो हमारे पास calcium channel blockers होते हैं like nimodipine. It can also be used in hypertrophic cardiomyopathy. उसमें भी calcium channel blockers का रोल जो है वो cardiac depressants के तौर पे होता है to decrease the cardiac workload. एंड ऑल्सो एंटी हाइपरटेंसिव के तौर पे कि जितना आपका वैस्कुलेचर जो है वो रिलैक्स करेगा उतना पेरिफेरल वैस्कुलर रेजिस्टेंस डिक्रीज़ करेगी और कार्डियक आउटपुट भी डिक्रीज़ करेगा बिकॉज ऑफ अ डिक्रीज इन द प्रीलोड. मिग्रेन प्रोफाइलेक्सिस इज़ वन क्लिनिकल यूज़ बिकॉज प्रोफाइलेक्सिस में हम जो ड्रग्स देते हैं वो ट्रायल बेस्ड हैं एंड इट इज़ वन ऑफ द न्यूअर यूजेस ऑफ कैल्शियम चैनल ब्लॉकर्स. स्पेशली इसके लिए जो ड्रग यूज़ हुई है वो वेरापामिल जो है वो यूज़ हुई है एंड इट इज़ shown benefit to people who have migraine ताकि वो अटैक जो है वो ट्रिगर ना हो. एंड रीनोड फिनोमिना इज़ एन इम्यून डिजीज़ जिसमें क्या होता है कि आपके जो है वो डिजिटल जो है वेजो कंस्ट्रक्शन होना शुरू हो जाती है स्पेशली बिकॉज ऑफ कोल्ड, बिकॉज ऑफ सर्टन फैक्टर्स जो उसको ट्रिगर करते हैं. तो उसमें फिर आपके पास जो डाइहाइड्रोपायरिडीन्स हैं दे आर पर्टिकुलरली इफेक्टिव बिकॉज वो वैस्कुलेचर को ज़्यादा प्रोमिनेंटली इफेक्ट करती हैं. सो दीज आर दी मल्टीपल क्लिनिकल यूजेस. अब कैल्शियम चैनल ब्लॉकर्स का साइड इफ़ेक्ट क्या है? कैल्शियम चैनल ब्लॉक हो रहे हैं, जब कैल्शियम चैनल ब्लॉक हो रहे हैं तो पेरिफेरल वैस्कुलर रेजिस्टेंस डिक्रीज़ कर रही है, उसकी वजह से देर इज़ जनरलाइज्ड वेज़ोडाइलेशन. अब ये वेज़ोडाइलेशन जो है वो जब मेनिंजियल आर्टरीज़ में होती है तो मेनिंजियल आर्टरीज़ में जब वो वेज़ोडाइलेट करती हैं तो वो हेडेक कॉज करती हैं. Similarly, because of the cutaneous vasodilation, flushing होती है. Ankle edema because of the fluid transudation, slight fluid transudation. This is one of the notorious side effects of calcium channel blockers. Constipation, again बहुत notorious side effect है because of imbalance between the GI transit और because the smooth muscle की relaxation हो रही होती है तो आपकी GI peristalsis slow down हो जाती है. उसकी वजह से भी constipation is also a very troublesome side effect जिसकी वजह से बहुत सारे patients जो हैं फिर कंप्लाइंस उनकी पुअर हो जाती है. Now this is where the difference lies between the dihydropyridines and the non-dihydropyridines. देखिए हमने बात की कि both of them act on the vessels and both of them cause vasodilation. But then coming back to our favorite equation जो हम बार बार hypertension में देख रहे हैं कि blood pressure is equal to heart rate into stroke volume into peripheral vascular resistance. ठीक है, because these two are basically they are basically modulating the cardiac output. Whenever we are decreasing the peripheral vascular resistance, तो हमने कहा था कि there will be an increase in the heart rate क्योंकि reflex tachycardia होगा. Because dihydropyridines are only selectively blocking the vessels, वो बहुत ज़्यादा peripheral vascular resistance decrease करती हैं, hence उनकी वजह से reflex tachycardia produce होता है. This reflex tachycardia is not produced in case of the non-dihydropyridines. Why? देखें क्यों? क्योंकि जो वेरापामिल है ये स्पेसिफिकली सिर्फ और सिर्फ पेरिफेरल वैस्कुलर रेजिस्टेंस को अफेक्ट नहीं कर रहे. दे हैव एन इफेक्ट ऑन द वैस्कुलेचर
एंड दे हैव अफेक्ट ऑन द हार्ट रेट, क्योंकि ये कार्डियक डिप्रेसेंट्स भी हैं. On one side they are causing vasodilation and on the other side they are causing decrease in the heart rate directly. ये उनका direct effect है. So there is no reflex tachycardia seen with verapamil and diltiazem. However, because जो dihydropyridines है वो सिर्फ vessels के ऊपर act करती हैं, तो they cause reflex tachycardia as a compensatory response. So cardio depression and bradycardia वेरापेमिल के साथ आपको नज़र आएगा, पर ये इफेक्ट आपको डाइहाइड्रोपायरिडीन्स के साथ नज़र नहीं आएगा. दिस इज़ अ वेरी स्मॉल टॉपिक जिस पे हमने कैल्शियम चैनल ब्लॉकर्स को डिस्कस कर लिया है. स्पेसिफिकली हमने देखा है कि हाउ दे आर एक्टिंग एज द एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग्स बाय डिक्रीजिंग द कार्डियोवास्कुलर, बाय डिक्रीजिंग द पेरिफेरल वास्कुलर रेजिस्टेंस. इफ़ यू हैव एनी क्वेश्चंस प्लीज़ कमेंट, एंड इफ़ यू लाइक देन प्लीज़ शेयर एंड सब्सक्राइब. थैंक यू.